ठीक है, करिए स्टार्ट। बताइएगा तो इधर से गंधार शैली का संबंध जो है किस चीज से है, यानी किससे संबंध रखता है? तो ये मूर्ति कला होता है, यानी मूर्ति बनाने से संबंधित है गंधार शैली। ठीक है, बताइएगा जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियमित हुआ था उसके अग्रदूत कौन थे? यानी विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत किसे माना जाता है? गलत हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, जिसके तहत जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पुत्र का ही सर्वप्रथम जो है एक विधवा से शादी किया गया था। ये किनके प्रयास से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और कब आया था? 1856 में आया था। इसके साथ साथ ध्यान रखना है, आप लोग राजा राम मोहन राय जी का नाम यदि लिए हैं तो राजा राम मोहन राय के संबंधित जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, इसी के तहत जो है एक साल बाद, ये 1828 था, एक साल बाद 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन होता है, जो राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, और किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। यानी उस समय गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक है? 1828 से लेकर 1835 तक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक? 1828 से लेकर 1835 तक। इसी बीच में एक आता है ठगी प्रथा का उन्मूलन। ठगी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? किन्हीं को? 1830 में हुआ था ठगी प्रथा का उन्मूलन, जो कि किनके अध्यक्षता में? कर्नल सलीमन की अध्यक्षता में। किनके अध्यक्षता में? कर्नल सलीमन की अध्यक्षता में 1830 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, क्योंकि 1828 से लेकर 1835 तक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठगी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1830 में। ठीक है, किनके अध्यक्षता में? तो कर्नल सलीमन की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला बताइएगा, भारत को जो है, भारत के किस नगर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज? जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये किसकी स्मृति में किया गया था? तो अपने भाई जौना खां जो बोलते हैं, जो कि किसका बचपन का नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। जौना खां की स्मृति में जो है जौनपुर शहर का स्थापना किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। और जौनपुर शहर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय जो है किसको जाता है? पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? कोई गवर्नर जनरल में होते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है पिंडारियों का दमन किया गया था। और पिंडारियों के दमन की यदि बात किया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल कब से कब तक था? तो 1813 से लेकर 1827 तक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इन्हीं के द्वारा जो है पिंडारियों का दमन किया गया था। और इन्हीं के काल में एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, जो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर 16 तक हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब तक? 1814 से लेकर 1814 से लेकर 16 तक, 2 साल के दौरान हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि सुगौली की संधि कब हुआ था? मार्च 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? मार्च 1816 में। किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे थे? 1813 से लेकर 1827 तक रहे थे। इतना ध्यान रहेगा। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट युद्ध है जो हाल ही में बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ सीजीएल में, उसमें पूछा गया था 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। तो पहला नंबर ये जानना है हमें कि आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब था? तो 1824 से 26 के दौरान हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के, यानी एकदम 10 साल का गैप चलता है। आंग्ल बर्मा युद्ध 1814-16 और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 और आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824-26 में, यानी 10 साल का गैप दिख रहा है। और इसी के तहत जो है आंग्ल बर्मा युद्ध जो समाप्त हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये संधि का नाम है यांडबू की संधि। किस संधि के तहत? यांडबू की संधि के तहत 1826 में समाप्त हुआ था। ठीक है, और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। अभी जस्ट देखें 1813 से लेकर 1827 तक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे।
1823 से लेके 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। कौन आते हैं? लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट कब से कब तक? 1823 से 1828। और इसके आगे 1828 से 1835 तक अभी जस्ट बताए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बारे में भी 3 इंपॉर्टेंट घटना बताए थे। और ये 1823 से 28 तक लोग कौन हो जाएंगे? लॉर्ड एमहर्स्ट। और इनके काल का इंपॉर्टेंट घटना अंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 तक, और इसके साथ साथ ही किस संधि के तहत समाप्त हुआ? यांडबुक संधि के तहत समाप्त हुआ। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में हूबहू, ठीक है। आगे बताइएगा, अभी जस्ट देखिए उसके आगे अभी थोड़ा देर पहले ही बताइए, वो भी क्वेश्चन है। कर्नल सलीमन ने जो है ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? अभी जस्ट बताए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, इनमें किन्हीं को दिक्कत नहीं। कब किया था? 1830 में, ठीक है। आगे बताइएगा, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजस्व से किया जाए यानी राज्य से किया जाता था, ये किसके द्वारा अस्थायी सेना का गठन किया गया था? अस्थायी सेना का गठन यानी दिल्ली सल्तनत में जो है किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अस्थायी सेना का गठन किया गया था। और इसके बाद पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किस वंश से है? तो खिलजी वंश से है। इसमें पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है दक्षिण का यानी शासक जो है यानी दक्षिण का जो है दक्षिण राज्य के विजय का जो है कार्यभार किसे दिया गया था? तो मलिक काफूर को दिया गया था। और मलिक काफूर का उपनाम क्या था? 1000 दिनारी के उपनाम से जाना था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि गुजरात विजय के दौरान जो है 1000 दिनार में इसे खरीद के लाया गया था, ठीक है। इसका शासक पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी जो है किसके मतलब गुलाम थे, यानी किसके बाद जो है गद्दी पर बैठे थे? तो आप जानते हैं खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सुन लीजिए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में किया गया था। और 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहे थे। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है उसकी हत्या करवा दिया जाता है। और हत्या करवाने के बाद जो है कौन बैठ जाता है गद्दी पे? अलाउद्दीन खिलजी बैठता है 1296 में। और 1296 से लेके 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी रहता है गद्दी पे, ठीक है। कब तक रहता है? 1296 से लेके 1316 तक। जब हम गुलाम वंश की यदि हम दिल्ली सल्तनत की यदि बात की तो एक बार दिल्ली सल्तनत को एक नज़र पूरा देख लेते हैं, ठीक है। हम पहले जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, यानी गुलाम वंश की स्थापना। और गुलाम वंश का स्थापना किया कब गया था? तो 1206 में किया गया था। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला है? तो 1206 से लेके 1526 तक चला है। कब से कब तक? 1206 से लेके 1526 तक चला है। इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। आगे हम समझते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश का शासन हुआ? टोटल 5 वंश का शासन हुआ। कितना वंश? 5 वंश। और 5 वंश में पहला वंश की यदि बात करें कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। और गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और इस वंश का गुलाम वंश नाम क्यों रखा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी जो है किस वंश से संबंधित रखता था? तो गलत हो जाएगा, गौर वंश। मोहम्मद गौरी जो है किस वंश से संबंधित रखता था? संसवन्नी वंश होता है, ठीक है। संसवन्नी वंश से संबंधित था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। ये सब नॉर्मली बुक में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। मोहम्मद गौरी का संबंध किस बुक से किस वंश से था? संसवन्नी वंश से था। इसके साथ साथ कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1206 में, यानी हत्या कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है उसका गुलाम मोहम्मद गौरी का दास गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके द्वारा किस वंश की स्थापना? गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेके 1200 कितना तक चला है? 1290 तक चला है। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश की बात करें हम, दिल्ली सल्तनत की बात, दिल्ली सल्तनत पूरा बोलेंगे तो 5वें वंश जब समाप्त हो जाता है तो 1526 में समाप्त होता है। इससे पहले की यदि हम बात करें 1206 से 1290 गुलाम वंश हो गया। इसी में गुलाम वंश में ही कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में स्थापित किया। तो पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या था? तो लाख बख्श या फिर लाखों की दानी जो कहा जाता है, किसका उपनाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम था कि लाख बख्श या लाखों की दानी, यानी लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए। इसके साथ साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है दिल्ली में आप कुतुब मीनार का जो देख रहे हैं वर्तमान में, उसका नींव डाला गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में डाला था, ठीक है। इसके साथ साथ ही आगे करता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। कैसे हो जाता है? तो चौगान पोलो खेल होता है। पोलो खेल जानते हैं
भारत में पूछा जाता है पोलो खेल का जन्मदाता किस राज्य को कहा जाता है? मणिपुर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पोलो खेल का जन्मदाता राज्य मणिपुर हो जाएगा। और पोलो खेल खेलते समय ही किनका मृत्यु हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कब हो गया था? 1210 में हो गया था। इसके साथ साथ ही जो कुतुब मीनार का नींव डाला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसको निर्माण को जो है पूरा करने का काम कौन किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है एग्जाम में ये भी कि कुतुब मीनार से संबंधित जो है कुल कितने व्यक्ति थे? तो कुल व्यक्ति 3 थे। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो नींव डाला, दूसरा व्यक्ति इल्तुतमिश जिसके द्वारा पूरा करवाया गया, और इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है 5वीं मंजिल को निर्माण किया गया था, क्योंकि 4थी मंजिल जो है ध्वस्त हो गया था ठनका के कारण। यानी क्या हुआ? नहीं, तीसरा देता है, कोई बात नहीं। अभी जो वर्तमान में 5 मंजिल तक है, और 5वीं मंजिल तक का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी ऊपर वाला जो मंजिल था वो ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण जो है 1-2 मंजिल बढ़ा के जो है फिरोज शाह, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा रोचक बना के हमें याद रखना है, ठीक है। तो किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, यानी 3 शासक संबंधित थे। इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश कब भारत गद्दी पे बैठा था, यानी दिल्ली की गद्दी पे? ठीक है, 1211 में बैठा था। 1210 में मरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बीच में जो है 8 महीना तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का अयोग्य शासक जो था, बेटा जो था आराम शाह, वो बैठा था। इसलिए जो है उसको मार के हत्या करके इल्तुतमिश फिर गद्दी पे बैठ जाता है। और इल्तुतमिश को कहा जाता है इतिहास में गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसी और का गुलाम था, यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए गुलामों का गुलाम इतिहास में किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इतना तो ध्यान रहेगा। इसका इल्तुतमिश की बात करें, 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी पर आता है। इल्तुतमिश के द्वारा कहा जाता है तुर्क-ए-चहलगानी नाम का संस्था का गठन किया गया था। किसका किया गया था? तुर्क-ए-चहलगानी। और ये तुर्क-ए-चहलगानी आखिर था क्या? तो तुर्क-ए-चहलगानी एक था, 40 तुर्क सरदारों का दल था। क्या था? 40 तुर्क सरदारों का दल था, इसलिए इसका नाम था तुर्क-ए-चहलगानी के नाम से, या चालीसा के नाम से जाना जाता है, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। जब ये जान गए किसके द्वारा स्थापित किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। तो आगे पूछा भी जाता है तुर्क-ए-चहलगानी का विनाश किसके द्वारा किया गया था? तो बौसे विनाश, बौसे बलबन के द्वारा। किसके द्वारा विनाश किया गया था? बलबन के द्वारा विनाश किया गया था। इसमें यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे फिर हम समझते हैं इल्तुतमिश के बाद एक आता है, इतिहास में कहा जाता है प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की कौन थी? बेटी ही थी, जो 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली के गद्दी पर बैठी रही। ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट हम हाईलाइटेड पॉइंट जो है उसको देखते हैं, नहीं तो पता चलेगा दिल्ली सल्तनत में खत्म हो जाएगा घंटा। ठीक है, जितना समय रहेगा वो उसी में खत्म हो जाएगा। फिर आगे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। इसे फिर बलबन आ जाता है। बलबन के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट होता है, और इंपोर्टेंट यही होता है बलबन के द्वारा जो है लॉ एवं रक्त की नीति लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। एक प्रथा था सिजदा एवं पैबोस प्रथा, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। एक पर्व है नौरोज पर्व की शुरुआत किसके द्वारा? बलबन के द्वारा ही किया गया था। पूछा जाता है इतिहास में जो है ऐसा एकमात्र सुल्तान या शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो नासरुद्दीन महमूद था, जो कि किसका था? बलबन का दामाद था। ठीक है, जो अपना जीवन निर्वाह जो करता था वो टोपी सीकर किया करता था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? शमसुद्दीन क्यूमर्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शमसुद्दीन क्यूमर्स हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत सॉरी कहते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसके बाद आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश के संस्थापक अभी जस्ट बताए थे, कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे, खिलजी वंश के संस्थापक। और इसके साथ साथ ही आगे हम फिर बताए कि खिलजी वंश में दूसरा अलाउद्दीन खिलजी कब आता है? 1290 से 96 तक रहा। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में खिलजी वंश का स्थापना हुआ, और 96 से लेकर 1316 तक कौन रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी रहे। और खिलजी से द्वारा भी इंपोर्टेंट कुछ आता है। इंपोर्टेंट आता है कि अस्थाई सेना का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना का जो वेतन जो दिया जाता था वो राज्य से दिया जाने लगा था। ठीक है, यानी राज्य से जो कर वसूलता था उससे मिलता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है एक घड़ी एवं चरी कर था, जो किसके द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया था। यानी घर का जो है कर वो भी टैक्स देना पड़ता था, और चरी कर जो है यानी चारा जो कर होता था वो भी देना पड़ता था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके साथ साथ ही आगे आइएगा, फिर खिलजी वंश के हम इंपोर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चल के आइएगा, खिलजी के बाद कौन सा वंश आया है? तुगलक वंश आया है। तुगलक वंश कब से कब तक रहा है? तो 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। कब से कब तक रहा है? 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहा है।
और तुगलक वंश में क्या हुआ है कि तुगलक वंश के संस्थापक पहले हम जान लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, तुगलक वंश के संस्थापक, जो कि 1320 से लेके कब तक रहे हैं, 1325 तक रहे हैं। और 1325 के बाद जो जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, उसके बाद बैठता है गद्दी पे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके कब तक रहते हैं, तो 1351 तक रहते हैं। 1325 से लेकर कब तक, 1351 तक रहते हैं। और 1351 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, आप जानते हैं इतिहास में कहा जाता है रक्त पिपासु शासक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही कहा जाता है। और इतिहास में पागल शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, क्योंकि पागलपनी वाला कुछ काम ऐसा किया था कि अपने राजधानी को परिवर्तित किया था, दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद जो क्या किया था, हाँ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, जो एक सिक्का यानी रुपया जो था उसको कन्वर्ट करके जो है तांबा का क्या चालू किया था, तांबा का जीतल और जो है चांदी का दाम, ठीक है। चांदी का दाम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। और इसमें भी ये असफल रहा था, इसलिए असफल हो गया था क्योंकि ये जो है नकल करके फिर बाद में चलाया जा रहा था, इसलिए ये भी असफल हो गया। राजधानी परिवर्तन भी असफल हो गया। ये सब असफल होने के कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में सबसे विद्वान शासक भी कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और इसीलिए ये सब कुछ में असफल रहा करता था, कोशिश करता था हम बेहतर करें लेकिन नहीं होता था। इसलिए इतिहास में बदायूनी के द्वारा कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि जो है राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इसकी मृत्यु के बाद क्या कहा गया था, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ध्यान रहेगा इतना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो इतिहास में ऐसे कितने शासक हैं जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो 2 शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहला तो फिरोज शाह तुगलक और दूसरा बात ये दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक। और इधर मुगल वंश में आ जाएंगे तो औरंगजेब। ये 2 शासक है जिसके राज्याभिषेक कितना बार, 2 बार हुआ है। कौन, पहला फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान रहेगा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पहले तो आता है ये कि जो पहली बार नहर का निर्माण करवाने वाले शासक कौन था, गलत हो गया। पहली बार नहर का निर्माण करवाने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक था और नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। ध्यान रखिएगा इतना, पहली बार नहर का निर्माण करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक और नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसके साथ साथ कहा जाता है ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने का काम कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। लेकिन पूछा जाता है सर्वप्रथम जजिया कर को किसने शुभारंभ किया था, किसने लगाया था पहली बार जजिया कर को। तो पहली बार जजिया कर को जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम की बात यदि करें तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सर्वप्रथम कब हुआ था भारत पे, 712 में हुआ था, जो कि भारत पर अरबों का आक्रमण में पहला आक्रमण इसी का था, जो कि सर्वप्रथम कहां किस विजय पे था, तो सिंध विजय, सिंध अभियान था। और ये कहा जाता है भारत पर जो है अरबों ने आक्रमण किया था, किस लिए किया था, तो धन दौलत के साथ साथ इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। ध्यान से समझिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन दौलत के लूटपाट के साथ साथ जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। क्या ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ जो है धन दौलत की लूटपाट, ये किसका था, जो भारत पे अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ हम देखते हैं आगे कि भारत पर जिस समय जो है अरबों का आक्रमण हुआ था, यानी सर्वप्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया था 712 में सिंध विजय। उस समय वहां के शासक कौन थे, तो राजा दाहिर थे। कौन सा था, राजा दाहिर। और कहा जाता है भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ था, यानी इस जो है किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, तो इस चचनामा पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में, चचनामा पुस्तक में जो है भारत पर अरबों का आक्रमण जो था वो चचनामा पुस्तक में मिलता है। पूछा जाता है चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद जो है चचनामा के लेखक है। कौन है, अली अहमद जो है चचनामा के लेखक है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो ये चचनामा इस पुस्तक का नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि आप जान रहे ये राजा दाहिर जिस समय सिंध पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक राजा दाहिर था। और राजा दाहिर के पिता का नाम ही था चच। क्या नाम था, चच था। किसका नाम था, राजा दाहिर के पिता का नाम था, इसलिए इस पुस्तक का भी नाम था चचनामा, ठीक है। और चच वंश की जानकारी भी जो है चचनामा में ही मिलती है, ठीक है। ठीक, ये सब देखिए सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। आगे आइएगा आप, फिर इधर कहाँ थे, अभी खिलजी वंश में थे ना, ठीक है, तुगलक वंश में थे। तुगलक वंश में समझ गए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझ ही गए हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो उतना जान गए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि कहा जाता है सबसे अगर सर्वाधिक विस्तार की यदि बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था, सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। लेकिन सर्वाधिक अच्छा कहा जाए शासक के रूप में तो फिरोज शाह तुगलक
तुगलक रहा था, ठीक है। इसके बाद तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? फिर कहते हैं खिलजी। तुगलक वंश के बाद पहले सैयद वंश आता है, फिर लोधी आता है। ऐसे याद रखिएगा, पहले गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ठीक है। क्या? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी है। इसी तरह से हम अभी बोल रहे थे आपको, तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, और सैयद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? खिजर खां होते हैं। इससे पहले एक आक्रमण होता है, जो कि कब होता है आक्रमण? 1398 में होता है, जो कि किसका होता है? तैमूर लंग का होता है। 1398 में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है 1398 में किसका आक्रमण? तैमूर लंग का आक्रमण। और इसके साथ साथ ही तैमूर लंग का ही सेनापति था खिजर खां। जो तैमूर लंग के यहाँ से जाने के बाद जो खिजर खां उसका सेनापति था, बाद में जाके जो है यानी क्या 1398 के बाद जो है तुगलक वंश जो है घिसते पिसते चला। कब तक? 1414 तक चला, और 1414 में लास्ट में जाके खिजर खां के द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया? सैयद वंश का स्थापना। और सैयद वंश कब से कब तक चला? जो है 1414 से लेके 1451 तक चला। कब तक चला? 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश। और सैयद के बाद आता है लोधी, जो 1451 से लेके 1556 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1451 से लेकर 1526 तक चलता है, सॉरी 1526 तक चलता है। जिसमें कि पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक का नाम क्या था? तो अभी बहलोल लोधी का है जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया था, जो कि 38-39 साल शासन किया था। 38 साल समझिए, 38 साल किया था। कब से कब तक? 1351 से लेकर 1389 तक शासन किया था। सॉरी 1489 हो जाएगा। 1451 से लेकर 1489 तक कौन शासन किया था? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के द्वारा कौन सा वंश का स्थापना किया गया था? लोधी वंश का स्थापना किया था। इसी लोधी वंश के काल में एक आता क्या है, जो आगरा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1504 में किया गया था आगरा का स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा। और आगरा को राजधानी जो है लोधी वंश का जो है 1506 में बना दिया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा ही, ठीक है। और लोधी वंश का अंतिम शासक जान ही रहे हैं कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को किस युद्ध के दौरान मारा गया यानी हराया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और बाबर ने इस युद्ध में जो है किस पद्धति का किया था? तुगलक नुमा पद्धति का जो है प्रयोग किया था बाबर के द्वारा। तुगल नुमा पद्धति का प्रयोग जो है बाबर के द्वारा किया गया था, जो कि तोप पहली बार तोप का प्रयोग जो है इसी युद्ध में किया गया था। और किसका आहार हुआ इसमें? इब्राहिम लोधी का। इसके साथ साथ ही बाबर ने जो है किस वंश का स्थापना किया? मुगल वंश का स्थापना किया, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहा है। तो ऐसे करेंगे तो उसी में चलते रह जाएंगे। आगे आइए कुछ देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक, गुलाम वंश से जो अधिकतर क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग यही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बताइएगा, महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक। अगला बताइए, किस राजपूत राजा ने जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराने का पहली बार किसने किया था? तो पृथ्वीराज। हम अभी आपसे क्वेश्चन किए थे कि किस राजपूत राजा ने जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ये मूलराज द्वितीय के द्वारा जो है पहली बार हराया गया था। हाँ, मूलराज द्वितीय के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया गया था। हम आप जब मोहम्मद गौरी का पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है लास्ट में जो युद्ध लड़ा गया है, युद्ध में पहला 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया है, जो किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। इसमें मोहम्मद गौरी का क्या होता है? पराजय हो जाता है। पर तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी का पराजय। अगली बार जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जो है किसका पराजय हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। और इसके बाद जो है 1192 हो गया। इसके बाद एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, जो कब होता है? 1194 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो गौरी और जयचंद के बीच होता है। मोहम्मद गौरी और किसके बीच? जयचंद के बीच होता है। और इसमें भी जयचंद को जो है मार दिया जाता है, ठीक है। फिर गौरी विजय हो गया। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1206 में हो जाती है। एक युद्ध होता है तराइन का, दो युद्ध तो जानते हैं, 1191 1192। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ है? तो 1215 में हुआ है। तराइन का तीसरा युद्ध कब? 1215। किसके किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था। अभी जस्ट पढ़े थे ना, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1211 से 1236 तक रहा है। तो इस बीच में कौन लड़ा होगा? 1211 में यानी 15 में इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध।
ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा, किस चोल राजा ने जो है लंका, यानी श्रीलंका जो है लंका बोला जाता था और इस सिंघल बोला जाता था, पहले इसका नाम था, सिंघल को जो है सबसे पहले जीता था। तो राजराज प्रथम का नाम सुने होंगे, चोल शासक था, राजराज प्रथम के द्वारा जो है श्रीलंका को पहली बार जीता गया था। इसके बाद बताइएगा, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है भारत में जो है किस बादशाह के समय में हुआ था? गलत हो जाएगा, ईस्ट इंडिया तो उस समय जहांगीर था ना, जहांगीर के शासनकाल में जो है जो ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, यानी भारत में स्थापना हुआ था। अब कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ कब था, तो 1600 में हुआ था। उस समय शासक कौन था? अकबर ही था। और अकबर का जो है जन्म कब हुआ था? 1542 में। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 1556 से लेके कब तक रहा है गद्दी पे? 1605 तक रहा है। और पूछा जाता है अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध कौन सा था? अकबर का जीवन का एक बिल्कुल सही है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसे सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से। कब हुआ था ये? 1555 में हुआ था और अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध होगा। बट अकबर के शासन काल का पहला युद्ध कौन सा हो जाएगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा, जो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जो किसके किसके बीच हुई है? अकबर और हेमू के बीच हुई है। ये जो पानीपत की दूसरा लड़ाई। दूसरा जब देख लें तो पानीपत की तीसरी युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में हुआ है। 1761 में जो है, जो डेट की यदि बात करें, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरा लड़ाई हुआ है, जो किसके किसके बीच हुआ है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो हुआ है पानीपत का क्या महायुद्ध? तीसरा युद्ध। और इसके साथ साथ ये भी जान लेना है कि अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर जो है कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो टोटल 8 बार आक्रमण किया था। पहले कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब था? 1748 में जो है अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण था भारत पर। कितना ध्यान रहेगा? जब कितनी बार, तो इससे पहले हम आते हैं कि बाबर जो है भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 1526 से पहले तो कुल 5 बार किया था। कुल 5 बार जो है बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। आगे आइएगा, बताइए प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो है संबंध किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख के लेखक कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है, जो कि 1882 में कहाँ बनाया गया था? तो अडियार में बनाया गया था। अडियार में बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका जो मुख्यालय बनाया गया था अडियार में, लेकिन ये जो है 1775 में स्थापित होके 7 साल बाद जो है 82 में इसका मुख्यालय अडियार में। लेकिन ये पूछा जाता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जान लीजिएगा, कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लादवस्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कर्नल अलकाट और मैडम ब्लादवस्की हो जाएंगे, जिसके द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था लंदन में और इसका मुख्यालय अडियार में। अगला आइएगा, मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? मद्य निषेध, ये प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर जो होता है, ठीक है, ये मद्य निषेध जो है किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुने होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब हुआ था? 1930 में। इससे संबंधित व्यक्ति की बात करें तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और इसी के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। आगे आइएगा, और ये मद्य निषेध का जो है ये किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ठीक, अगला बताएगा खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के जो है अग्रणी नेता कौन थे? तो बात करते खिलाफत आंदोलन के जो है मोहम्मद अली जिन्ना और साथ में मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ठीक, आगे बताइएगा दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे पी त्यागराज के साथ साथ जो है टी एम नैयर के द्वारा जो है दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके किसके द्वारा? तो पी त्यागराज और के साथ साथ टी एम अय्यर के द्वारा किया गया था। पी त्यागराज के साथ साथ टी एम अय्यर के द्वारा। अगला बताइएगा अंग्रेजों ने जो है पेशवा नाना साहब की जो है पेंशन क्या कहकर बंद कर दिया था?
अंग्रेज के द्वारा जो है पेशवा का जो पहले मिलता था ना जो है, तो वो पेशवा नाना साहब जो थे उनका पेंशन किस लिए क्या कह के बंद कर दिया गया था, ये कह के बंद कर दिया गया था कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन के पद के हकदार नहीं होगा, क्योंकि ये पद यानी उसका पुत्र नहीं था, ये दत्तक पुत्र था। कहा जाता है नाना साहब को जो है बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, इस कारण से यानी अपना पुत्र नहीं थे, इसलिए जो है पेंशन उसको नहीं मिलेगा। अगला बताइएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति जो है किससे संबंधित है, यानी किस लिए किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। समझ लीजिएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। एक हंटर कमीशन आता है जो 1882 में आता है। कब आता है, 1882 में आता है। और उस हंटर कमीशन का संबंध किससे था, शिक्षा से था। किससे था, शिक्षा से संबंधित था हंटर कमीशन, ठीक है। इसके साथ साथ बताइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस दिन प्रभावी हो गया था, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हो गया था, ठीक है। अगला पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 4 जुलाई 1947 में यह ब्रिटिश संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ब्रिटिश संसद से पारित कब हो गया था, तो 4 में 14 दिन जोड़ेंगे यानी 2 सप्ताह, तो 18 जुलाई 1947 को जो है पारित कर दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की भारत को आजाद कर देना है, ठीक है। और इसके तहत जो है भारत को स्वतंत्रता कब मिल गया, 15 अगस्त 1947, यानी 14 अगस्त की मध्यरात्रि मिला है, तो 15 अगस्त 1947। अगला बताइएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन पार्टी यानी HSRA है वाला जो है HSRA है, एक 1924 में स्थापना हुआ, वो HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी इसका स्थापना 1928 में हुआ है, एक 1924 में, दूसरा 28 में। जब सोशलिस्ट आ जाता है तो 28 में होता है, और 24 में जो है सोशलिस्ट नहीं लगा हुआ है, सीधा HRA है, बाद में HSRA हो जाता है। ये 1924 1928। तो ये जो किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग थे, सहयोगी थे, बट चंद्रशेखर आजाद लेके चलिएगा। अगला बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र कब दिया था, 1939 में दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र कब दिया गया था, 1939 में। पूछा जाता है ये कि 1939 में जो त्यागपत्र दिए थे वो अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो वो त्रिपुरी अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन की यदि बात करें तो 1938 का अधिवेशन था, वो हरिपुरा, जो हरिपुरा वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। जिसके तहत जो है त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि सुभाष चंद्र पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए जो है चुनाव हुआ था, जो कि किस किस व्यक्ति के बीच चुनाव हुआ था, तो पट्टाभी सितारा मैया के साथ साथ जो है सुभाष चंद्र बोस के बीच हुआ था चुनाव, जिसमें जो महात्मा गांधी किसके समर्थक थे, तो पट्टाभी सितारा मैया के समर्थक थे महात्मा गांधी। और इसके तहत जो चुनाव हुआ और चुनाव में जीते कौन, सुभाष चंद्र बोस जीते और अध्यक्षता किए। लेकिन बीच में ही जो है त्यागपत्र देके ये भाग जाते हैं कहाँ, सिंगापुर। और उसके तहत जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहाँ करते हैं, सिंगापुर में ही। जो कब करते हैं, 1939 में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो है त्रिपुरी संकट कब हुआ था, 1939 में। क्यों त्रिपुरी संकट नाम दिया, क्योंकि त्यागपत्र देके चले गए थे। ये पूछा जाता है त्रिपुरी संकट के बाद यानी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। समझे हैं कुछ कि नहीं, समझ रहे हैं कि बाउंस कर रहा है, थोड़ा स्पीड हो रहा है। देखिए, जब तक इस लय में नहीं कीजिएगा तब तक जीके जीएस मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। आगे बताइएगा, इसी में जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे बताइएगा। तो आप जानते हैं सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। ये सोशलिस्ट शब्द जो आता है, ये सोशलिस्ट शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो महात्मा गांधी हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर बोला जाए तो अगर जो या बिहार सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे संस्थापक, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी कहा जाता है लालू यादव जी के राजनीतिक गुरु जयप्रकाश नारायण ही थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है किस विद्रोह से मानी जाती है, 1857 की क्रांति से माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है, यानी जो विद्रोह किस विद्रोह से माना जाता है, 1857 क्रांति। अब 1857 क्रांति को एक नज़र देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति की यदि बात करें तो 1857 क्रांति के जो है अग्रणी नेता कौन रहे,
मंगल पांडे। और मंगल पांडे की ही फांसी होने के कारण जो है, और क्यों हुआ था 1857 क्रांति? क्योंकि चर्बी भरा कारतूस के कारण जो है, यानी गन में जो है वो कारतूस था, इसके कारण इनकार कर दिया गया, जिसके कारण जो है ये आंदोलन छिड़ा था। और सर्वप्रथम हत्या किस, यानी फांसी की सजा किसको मिला? मंगल पांडे को मिला था। कब मिला था? 1857 में ही मिला, जो 8 मई 1857 था, ठीक है, 8 मई 1857 को जो है इनको फांसी मिला था। और अगले चल के 10 क्या होता है, 10 तारीख 1 महीना 2 दिन के बाद जो है ये जो है यानी दिल्ली तक ये क्रांति पहुंच गया था, ठीक है। और वहां से शुरुआत होता है, जिसे पूछा जाता है दिल्ली से जो है सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां के द्वारा जो है सैन्य नेतृत्व किया जाता था। बट दिल्ली से जो है आंदोलन के जो है नहीं जो शासक के रूप में कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, जिसका अन्य नाम बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, जिनको जो है कहाँ भेज दिया गया था? रंगून निर्वासित कर दिया गया था, और रंगून में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाता है? 1862 में। 57 के बाद जो है 1857 क्रांति के तहत जो 1858 में जो है इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है, और रंगून में ही इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं 1857 की क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी कमल था, यानी चपाती कमल कहीं कहीं देखने को मिलेगा। क्या था प्रतीक चिन्ह? तो रोटी कमल था। और इसी में 1857 की क्रांति में ही नारा दिया गया था रोटी कपड़ा और मकान। 1857 क्रांति में ही नारा दिया गया था रोटी कपड़ा और मकान, और इसलिए इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बना था रोटी कमल, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से बन गया है कि 1857 की क्रांति से संबंधित आयोग कौन सा था? कौन सा कमीशन के द्वारा जो है 1857 क्रांति का जांच किया गया था? तो उस कमीशन का नाम था पील कमीशन या फिर पील आयोग। कौन सा कमीशन था? पील आयोग। पूछा जाता है पील कमीशन का संबंध किस से है? 1857 की क्रांति से, ठीक है। आगे आइएगा, बताइएगा संविधान के किस संशोधन में जो है डोगरी मैथिली यानी बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जो है भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है संविधान के जो है क्यावीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में। आप जानते हैं राजभाषा से संबंधित क्या कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितना भाषा? 22 भाषा, जिसमें से हम बात करते हैं 22 भाषा में जो है अंतिम का 4 भाषा था, वो बोडो डोगरी मैथिली संथाली था, जिसको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। इससे पहले की हम बात करते हैं टोटल 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में कुल कितने भाषा थी? 14 भाषा थी। तो 14 के बाद 15वां भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्यावां संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके साथ साथ ही सिंधी के बाद जो है ये 15वां भाषा था। 15 के बाद 16, 17 और 18 यानी 15वां, 16वां और 17वां भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन भाषा हो जाएगा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा है, जो है क्यावां संविधान संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992 में जोड़ा गया था। क्यावां संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 15, 16वां, 17वां और 18वां भाषा जोड़ा गया। कौन कौन भाषा हो जाएगा? याद रखिएगा इंग्लिश का अल्फाबेटिकल में KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। के से कोंकणी, एम से मणिपुरी, एन से नेपाली, KMN ध्यान रहेगा, से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको क्यावां संविधान संशोधन 71वां कब? 1992 में। इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा? क्या कोई दिक्कत है? बोलिएगा, जहाँ पे यदि मिस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये फ्लो में कुछ हो सकता है, कहीं बोला जाए या तो मन में आए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है फिर आगे बता दिए कि 18वां के बाद यानी उसके बाद जो है 19वां, 20वां, 21वां, 22वां चारों भाषा कब जोड़ा गया? 92वां 2003 में। कौन कौन भाषा था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सॉरी बोडो डोगरी और मैथिली संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, ये ध्यान रहेगा इतना। आगे आ जाइएगा, बताइएगा पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल, ठीक है। अगला बताइएगा 1989 में जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया था? यानी सिविल सर्विसेज परीक्षा का जो है गठन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो बात सतीश चंद्र समिति था। कौन था? सतीश चंद्र समिति का गठन किस लिए था? सिविल सेवा से संबंधित, परीक्षा से संबंधित था। और इसका गठन कब किया गया था? 1989 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला की बात करते हैं, प्रत्येक पंचायत में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से जो है कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है? आप जानते हैं 33% जानते हैं ना, महिला के लिए कुल कितना आरक्षण है पंचायत चुनाव में? 33% यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बताइए पंचायत चुनाव के लिए जो है यानी निर्वाचन के लिए जो है मताधिकार की न्यूनतम आयु कितना होता है?
मताधिकार की बात करते हैं 18 वर्ष, और निर्वाचन के लिए जो है यानी जो कि उसमें खड़ा हो सकते हैं उम्मीदवार के लिए जो है निर्वाचक उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा लोकसभा का जो है न्यूनतम आयु कितना होता है सदस्य का, लोकसभा सदस्य का 25 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु कितना वर्ष 25 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री का न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है 25 वर्ष होता है। इसके साथ साथ बताइएगा राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ बताइएगा राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा, और विधानसभा के सदस्य न मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। ये सब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगला बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का जो है प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 233 हो जाएगा, 233 हो जाएगा। हम अधीनस्थ न्यायालय या जिला ये 215 के अकॉर्डिंग आ जाता है, लेकिन हाईकोर्ट का स्थापना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 214। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 124 के अकॉर्डिंग होता है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। और सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है एक कौन सा अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 129 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा तो 215 के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग 215 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। और जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 233 के अकॉर्डिंग है। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बताइए कि क्या हुआ तो हो गया 20 मिनट लगाए हैं। ठीक ठीक है, जाइए। अगला बताइएगा किस उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में सबसे अधिक है। ठीक है, अगला बताइएगा लोकसभा सभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है 108 में। बताइएगा ये संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। तो संयुक्त अधिवेशन को एक साथ बुलाया जाता है, जो कि किसके किसके द्वारा बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 108 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया जाता है 118 के 4 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा का अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और पहली बार जो है किस एक्ट के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। पहली बार संयुक्त अधिवेशन किस एक्ट के मामले में बुलाया गया था तो ये डाकघर संशोधन अधिनियम आया था, जिसके तहत जो है पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, जो कि ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में। ठीक है, अगला बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रावधान का 73वां संविधान के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। किसको पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, बताइए पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। राजस्थान के किस जिला से लागू हुआ था नागौर जिला से हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को जो है पहली बार पंचायती राज को लागू किया गया था। किस राज्य में राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक, भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था 1953 में गठन हुआ था। ठीक है, और राज्यों के पुनर्गठन कब हुआ था फिर 1956 है। उसके तहत प्रथम राज्य कौन बना था असम। ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा समानता का अधिकार भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। और अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समान संरक्षण और विधि का समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 14 के अकॉर्डिंग। ये पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समानता की बात करेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो है व्यय का भार वहन कौन करते हैं, यानी कहाँ से किया जाता है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी जो होता है या फिर जो डीएम एसपी जो संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वही आता है, उसका वहन जो संचित निधि से किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोग में लाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा होता है तो कोबाल्ट 60 होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 होता है।
बताएगा जिस महासागर में सारगेसो यानी सारगेसो सागर से संबंधित कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा सारगेसो सागर से संबंधित। अगला बताइएगा स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, अगला बताएगा मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जो है किसके गुब्बारों को भरने में उपयोग किया जाता है, तो ठीक है हीलियम भरा जाता है। यानी क्वेश्चन नहीं समझे होंगे, यानी जो है जैसे एक तरह से बोला जाए तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम। तो मौसम संबंधी यदि घटनाओं के बारे में जानकारी अध्ययन करने के लिए गुब्बारा यदि भेजा जाता है उसमें कौन सा गैस रहता है, हीलियम गैस रहता है। ठीक है, अगला बताएगा अधिकांश मौसमी घटना जो है किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अगला बताइएगा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अगला बताइएगा भारत को जो है 7 यानी 7 सिस्टर राज्य किसे कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है उसे क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। जिसमें अगर 7 राज्य का नाम याद है, सभी लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद रखिए A² NT MQ। ठीक है, अब बहुत सारा ट्रिक होता है, ये देखिए जो अपने द्वारा बनाया रहता है आप कहीं भी पढ़िएगा, ठीक है, वो अलग होता है, लेकिन हम बोले A² MQ NT। ठीक है, इसमें 7 राज्य का पहला लेटर आ जाता है। ठीक है, A² मतलब ए से 2 बार आएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद MQ में कौन सा आ जाएगा, मणिपुर मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर मेघालय मिजोरम ये MQ में आ जाएगा, और NT में नागालैंड और त्रिपुरा आ जाएगा। ये 7 राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है, यानी 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, A² MQ NT। ठीक है, क्या हुआ, हाँ देखिए, तो बार बार चीजों को जब पढ़िएगा ना आप तो अपने आप याद हो जाएगा, ट्रिक भूल जाइएगा उस समय। हम क्या बोल रहे हैं, किसी चीज को पहली बार याद करने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन बार बार उस चीज को यदि देख रहे हैं तो ट्रिक गायब हो जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा। अगला बताइएगा भारत के जो है किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, केरल में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही बताइए केरल में मानसून जो है किस मंथ के समय आगमन हो जाता है, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है, जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है केरल में जो है। ठीक है, बताइएगा असम राइफल्स का जो है स्थापना कब हुआ था, 1835 में हुआ था। जो भी इंपॉर्टेंट ईस्वी वाला थोड़ा ज्यादा दिक्कत करता है, इसको एक नजर देखिएगा। असम राइफल्स का स्थापना 1835 में हुआ था। इसके साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम CRPF बोलते हैं, जिसकी स्थापना कब हुआ है, 1939 में हुआ, और इसकी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। CRPF का स्थापना कब, 1939, मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली। इससे पहले हम बोले थे असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था, तो 1835 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, शिलांग में। इसमें बहुत लोग इसके मुख्यालय में गलती करते हैं, क्योंकि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है, शिलांग है, बट जानते हैं शिलांग तो असम में है नहीं, इसलिए गलती हो जाती है। वहाँ दिख जाता है दिसपुर, गंगटोक, यानी सिक्किम जो है, वहाँ सिक्किम का राज्य जो है वो दिखने लग जाता है, सॉरी असम के जो है जगह दिखने लग जाता है, इसलिए गलती हो जाती है। तो उस क्या हुआ, हाँ, असम CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, शिलांग हो जाएगा। इसके साथ साथ होमगार्ड का स्थापना कब हुआ था, होमगार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो होमगार्ड का स्थापना 1946 में ना, होमगार्ड का स्थापना 1946 में हुआ है। ठीक है, होमगार्ड का स्थापना 1946 में, और इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो विभिन्न राज्यों में, यानी जिस राज्य में होगा उसका मुख्यालय उसी राज्य के अंतर्गत होती है। ठीक है, अगला बताइएगा NCC का स्थापना कब हुआ था, 1948 में NCC का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। NCC का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1948। इसके साथ साथ एक प्रादेशिक सेना होता है, TA होता है। तो प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ है, 1949 में हुआ है। प्रादेशिक सेना का गठन कब, 1949 में, और इसका भी मुख्यालय जो है सभी राज्य में है। अलावा एक है ITBP, भारत तिब्बत जो है सीमा सुरक्षा बल जो होता है ITBP, इसका स्थापना कब हुआ है, ठीक है, 1962 में हुआ है। ITBP का स्थापना 1962 में, और इसका मुख्यालय कब हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ITBP का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली। इसके साथ साथ BSF जानते होंगे, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, BSF का स्थापना 1965 में हुआ, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली ही हो जाएगा। इसके साथ साथ एक CISF का नाम सुने होंगे, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस फोर्स जो होता है, यानी सुरक्षा बल जो होता है,
इसका स्थापना कब हुआ है सीआईएसएफ का? 1969 में हुआ है सीआईएसएफ का स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। इसके साथ साथ एक तटरक्षक जो होता है, जिसे तटरक्षक वो अलग होता है, तटरक्षक बल जिसे कोस्ट गार्ड कहा जाता है, और कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ है? 1978 में हुआ है, 1978 में हुआ है, जो जिसका मुख्यालय ही नई दिल्ली ही हो जाएगा। इसके बाद एक है एनएसजी, सुने होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। कब इसका स्थापना एनएसजी का? 1984 हो जाएगा। एनएसजी का स्थापना कब? 1984, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। इसके साथ साथ जो है एक त्वरित कार्य बल होता है, RAF होता है, त्वरित कार्य बल होता है, जिसका स्थापना जो है 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान बताइएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो है कोयम्बटूर में है। और गन्ना प्रजनन संस्थान जो है, ये देखिए इसमें गलती दिया गया है, यहाँ पर सुन लीजिएगा, बताते हैं हम। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करेंगे लखनऊ हो जाएगा, और गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में है। ठीक है, ये गलत दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थान हो जाएगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंदरी हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? राजमुंदरी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बताइए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर हो जाएगा, जमशेदपुर। अगला बताइए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड हो जाएगा, कासरगोड हो जाएगा। केंद्रीय और केंद्रीय आलू संधान बताइएगा, शिमला हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। अगला बताइए, केंद्रीय वन अनुसंधान, तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून हो जाएगा, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बोलेंगे तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय मौसम वेधशाला केंद्र जो है पुणे में स्थित है। ठीक है, इसके साथ बताइएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति बोले, वन बोलेंगे, वन बोले तो कहाँ हो गया? देहरादून। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र बोलेंगे लखनऊ होगा। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति, ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ, सही आंसर है। अगला बताइएगा, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विष वाला भी टैक्सोनॉमी होता है, विष का अध्ययन होता है, टैक्सोनॉमी, वो जो है किस कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला बताइएगा, कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला एक बार दिवस को जो है 12 महीना का सामने एग्जाम है, एक दिवस हर हाल में रहेगा एग्जाम में, एक बार रिवीजन कर लीजिए। समय है ना, अभी खत्म है, आगे इसमें बैच भी है, इस रूम में, इस रूम में कोई बैच नहीं ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 10 मिनट चलने दीजिए। ठीक है, निशान जी देखिए टाइम कितना बचा हुआ है कैमरा में, डिस्प्ले में नीचे टाइम चल रहा होगा, 7 मिनट है। ठीक है, देखिएगा तो 7 मिनट अगर खत्म होने वाला होगा तो एक बार बोलिएगा, बताइएगा। हम 5-7 मिनट में आराम से हो जाएगा, ध्यान से खाली सुनिएगा, शांति से। बताइएगा, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, फरवरी नहीं, ध्यान रखना है। अगला विश्व हिंदी दिवस बताइएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 राष्ट्रीय युवा दिवस बताइएगा, 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तो 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके स्मृति मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, विश्व युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ बताइए, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत पर्यटन दिवस की बात करेंगे 25 जनवरी हो जाएगा, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। और एक विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर। देखिए कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं थल सेना दिवस, 15 जनवरी हो जाएगा। थल सेना दिवस कब हो जाएगा? 15 जनवरी। थल सेना के साथ साथ हम एक ही बार नौसेना दिवस भी बात कर लेते हैं। तो नौसेना दिवस की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर हो जाएगा नौसेना दिवस। और इसके साथ सॉरी वायुसेना दिवस हो जाएगा 8 अक्टूबर हो जाएगा, उल्टा बोला गया, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। और इसके साथ साथ जो है 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। एकदम ध्यान रखिए, तीनों को एक साथ कर लिए। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस की बात यदि करेंगे तो 8 अक्टूबर और जल सेना दिवस 4 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसे नौसेना बोलते हैं, जल सेना मतलब नौसेना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है?
30 जनवरी शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, यानी शहीद दिवस की किनकी स्मृति में? महात्मा गांधी जी को मृत्यु कब कर दिया गया था? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा गोली मारा गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बताइए विश्व कैंसर दिवस बताएगा 4 फरवरी हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। इसके साथ साथ बताए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब हो जाएगा? 21 फरवरी को हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बताएगा जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बता दीजिए 28 फरवरी। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी हो जाएगा। इसके साथ साथ बताएगा विश्व वन्य जीव दिवस बताइएगा 3 मार्च हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च हो जाएगा, 3 मार्च हो जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके साथ साथ आ जाइएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की स्थिति को 15 मार्च को, ये एसआई में पिछले बार प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको अभी जस्ट बताए थे, सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में सीआईएसएफ का स्थापना, जो कि डेट की बात करें 10 मार्च। ठीक है, क्या हुआ नहीं कह सकते हैं, उस देख लीजिएगा वैसा क्या। तो सीआईएसएफ देखिए, आप जिस एग्जाम देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्ट को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगला बताइएगा आयुध निर्माण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व टीबी दिवस बताइएगा 24 मार्च को। इससे पहले आ जाइएगा हैप्पी दिवस यानी खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली दिवस गलत हो जाएगा, ठीक तो है। 20 मार्च को गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ही गोरैया दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। और गोरैया दिवस और खुशहाली दिवस 20 मार्च को ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन दिवस जिसको बोलते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब? 21 मार्च को। इसके साथ साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को बताइए क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई बोलेंगे तो जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल बोले थे तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा। 22 मई जैव विविधता दिवस, यानी 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों डेट है एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम बोल देते हैं 22 मार्च की बात करेंगे विश्व जल दिवस। और अपने बिहार के लिए बिहार का स्थापना दिवस भी है, बिहार दिवस भी है 22 मार्च को। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो हम पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और 22 अप्रैल के बाद 22 मई की बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस हो जाएगा। ठीक है, आगे आइएगा, टाइम लगता है, समाप्त होने वाला होगा। जाइए तो निशान से। अगला बताएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस बताएगा 3 मिनट है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को हो जाएगा। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का स्थापना दिवस कब हो जाएगा? 23 मार्च को ही हो जाएगा। इसके साथ साथ आगे आइएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस बताए 23 मार्च को ही। टीबी दिवस कब हो जाएगा? 24 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस कब हो जाएगा? 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस कब हो जाएगा? 27 मार्च को हो जाएगा। इसके साथ साथ बताएगा विश्व रंगमंच दिवस, कहीं इसी को लिखा जाता है विश्व थिएटर दिवस भी 27 मार्च को ही होगा। आगे बताइए विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को। इसके साथ साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस बता दीजिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके लिए स्मृति मनाया जाता है? विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र, ठीक है, उनकी स्मृति में जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, अगला बताइएगा वीरता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। वीरता दिवस 9 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरता दिवस की स्थिति को 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ साथ अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ साथ बताए पृथ्वी दिवस तो अभी जस्ट बताए हैं 22 अप्रैल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल हो जाएगा, 17 अप्रैल। और इसके साथ विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब हो जाएगा? 23 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बताएगा विश्व विरासत दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ साथ अब मई में आते हैं हम, तो मई में बताइएगा विश्व श्रमिक दिवस यानी लेबर डे, जो मजदूर दिवस जो होता है 1 मई को होता है। इसके साथ साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बताइएगा 3 मई हो जाएगा। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई हो जाएगा। इससे पहले 3 मार्च को क्या बताए थे हम? विश्व वन्य जीव दिवस बताए थे। विश्व वानिकी दिवस नहीं, वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को है। हम 3 मार्च से बोल रहे थे,
ठीक तो है। 3 मार्च एक मिनट, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, सही तो बोल रहे थे, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, सही है। आगे बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई हो जाएगा। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस जो है 8, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 8 मई हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है एक 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जो है रेड क्रॉस का स्थापना किया गया था। जाइए तो खड़ा होकर वहीं पर रहिएगा, खत्म होगा। एक रिकॉर्ड वाला बटन होगा, देखिए तो टाइम है अभी बचा कितना, 38 सेकेंड। ठीक, कोई बात नहीं, उसको पॉज करके जो है ना लास्ट में जो है रिकॉर्ड ऊपर में देखिए तो रेड का ऊपर, वहाँ नहीं, ऊपर में देखिए बटन है सब, उसका ऊपर यहाँ पे ऊपर में है एक गोला छोटा बटन रेड वाला होगा, उसको 2 बार दबाइए। एक बार दबाइए पहले, फिर से 20 मिनट से स्टार्ट हो गया सेकेंड। चलिए ठीक, बैठिए। बताइएगा विश्व दूर संचार दिवस बताइए कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अभी जस्ट 17 अप्रैल को क्या बताए थे? देखिए, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल हो जाएगा विश्व विरासत दिवस, ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल और 17 अप्रैल को भी हम कुछ बताए हैं। नहीं, एक मिनट, विश्व दूर संचार दिवस बोले थे ना, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई थे, हम 17 अप्रैल बोल रहे थे। विश्व हीमोफीलिया दिवस हो जाएगा। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस और 17 मई हो जाएगा विश्व दूर संचार दिवस। और 18 अप्रैल को भी कुछ बताए थे, ध्यान करिए, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को बताए थे। और इसके साथ साथ आ जाएगा, बताइएगा 18 मई को क्या मनाया जाता है? तो विरासत, देखिए विरासत वाला चीज जो होता है उसको कहाँ रखा जाता है? संग्रहालय में ना, नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए हम याद रखेंगे 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को अभी बताया विश्व विरासत दिवस। और संग्रहालय दिवस की बात करेंगे तो 18 मई हो जाएगा। संग्रहालय दिवस कब हो जाएगा? 18 मई। ये ध्यान, दोनों रिलेट करके रखिएगा, अप्रैल मई है, पहले विरासत दिवस फिर जाके संग्रहालय दिवस। आगे एक बात करते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थिति को 21 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ बताइए जैविक विविधता दिवस, जिसे जैव विविधता दिवस बोले हैं, 22 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को जो है विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। अब आइए जून में आइएगा तो है अंतर्राष्ट्रीय, यानी आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 4 जून को मनाया जाता है। 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बताएगा 5 जून को मनाया जाता है। इसके साथ रक्तदान दिवस बताएगा 14 जून को। इसमें आगे ऊपर परिवार दिवस और छूट गया लगता है क्या? ठीक है, परिवार दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 15 मई परिवार दिवस हो जाएगा। 15 मई को परिवार दिवस। विश्व नर्स दिवस बता दीजिएगा, 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है 1 मई तो बोले थे मजदूर दिवस, ठीक तो है। तो वही अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो दिया गया है आक्रमण के शिकार से, यानी बीमारी के आक्रमण शिकार से जो है अबोध बच्चे के लिए जो मनाया जाता है वो 4 जून को है। ठीक है, और दुग्ध दिवस की यदि बात करते हैं वो 1 जुलाई हो जाता है। मिल्क डे 1 जुलाई और SBI का स्थापना दिवस भी 1 जून नहीं ना है। दुग्ध दिवस 1 जुलाई या जून? तंबाकू के बाद आता है, जून है। ठीक है, 1 जून को ले लीजिए। ठीक है, दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे बोलते हैं। और 1 जुलाई में जो होता है SBI का स्थापना दिवस हो जाता है। हाँ ठीक है, डॉक्टर दिवस भी हो जाएगा, डॉक्टर्स डे भी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा विश्व रक्तदान दिवस भी जस्ट पूछे थे 14 जून के बाद। इसके बाद एक विश्व शरणार्थी दिवस होता है। विश्व शरणार्थी दिवस बताइएगा 17 क्या है? 20 जून होगा। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 20 जून को शरणार्थी दिवस। ठीक है, अगला बताइएगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। देखिए योग दिवस आप जानते हैं, योग मनाने के लिए भारत आएगा, सीधे आप जानते हैं। तो पहले शरण में आएगा फिर योग मनाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहले शरण में आएगा, शरणार्थी दिवस कब हो जाएगा? 20 जून को। योग दिवस कब हो जाएगा? 21 जून को। थोड़ा रिलेट कर करके याद रखिएगा ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये मार्च में भी कुछ दिवस ऐसा है जो रिलेट करके याद करेंगे तो एक बार में हो जाएगा। एक बार सुन लीजिएगा मार्च का। जैसे हम 20 मार्च से स्टार्ट करते हैं, एक ही बार मार्च में जो अंतिम तक जाता है सब हो जाएगा। 20 मार्च को आप जानते हैं गोरैया एक पक्षी है ना, गोरैया खुश हुआ, खुश होने का मतलब खुशहाली दिवस भी हो जाएगा 20 मार्च को। इसके साथ खुश होगा तो कहाँ जाएगा? पक्षी है तो वन में ही जाएगा। तो 21 मार्च को आ जाएगा वानिकी दिवस यानी वन दिवस। ठीक है,
इतना ध्यान रहेगा। और जब खुश होगा यानी बन जाएगा यानी उड़ के ही जाएगा तो प्यास लगेगा यानी पानी, यानी जल दिवस कब हो जाएगा? 22 मार्च को हो जाएगा। अगर पानी यानी प्यास, अगर पानी नहीं मिला तो बीमार हो जाएगा, ठीक है, यही ना, पानी अगर नहीं मिला तो बीमार होगा, यानी कहने का मतलब नहीं मिला बीमार हो जाएगा, इसका मतलब समझ लीजिए अगर बीमार होके अगर नहीं मिला तो मर भी सकता है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जो है ये 23 मार्च हो गया। अगर पानी समझिए मिल गया देर से तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा, तो 24 मार्च को टीबी दिवस है, समझ लीजिए कि टीबी बीमारी हो गया, 24 मार्च को ये हो जाएगा। और जब टीबी बीमारी से यदि ठीक होगा तो एंजॉय करेगा। एंजॉय करने का मतलब क्या, 2-3 दिन लग ही जाएगा ठीक होने में। तो विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस 27 मार्च को। एक साथ 6-7 दिवस ऐसा है जो आराम से इंटरेस्टिंग करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइएगा, एसबीआई का स्थापना दिवस बता दीजिएगा। ये इससे पहले है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, बता दीजिए। 29 जून हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हो जाएगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, 23 जून को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब हो जाएगा? 23 जून को हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई हो जाएगा। चिक डॉक्टर्स डे 1 जुलाई हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो जाएगा। और इसके साथ आयकर डे, इनकम टैक्स दिवस जो होता है, ये आयकर डे 24 जुलाई हो जाएगा। जीएसटी, ठीक है, 24 जुलाई हो जाएगा। और कारगिल स्मृति दिवस जो हो जाएगा 26 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। और सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई हो जाएगा। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक है, 27 जुलाई 1939 को। अगला बताइएगा, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व आदिवासी दिवस बता दीजिएगा, 9 अगस्त हो जाएगा। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं विश्व युवा दिवस, पहले बोल ही चुके हैं, 12 अगस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ विभाजिका दिवस जो है 14 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा स्वतंत्रता दिवस, तो जान ही रहे हैं, 15 अगस्त हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त जो है, कब से, ये किन के जन्म दिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद दिवस के अवसर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त। अगला बताइए शिक्षक दिवस बताएगा, 5 सितंबर हो जाएगा, यानी राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो जाएगा तो 5 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा दिवस बताइएगा 11 नवंबर, ठीक है। देखिए शिक्षक दिवस हम जान लिए 5 सितंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर हो जाएगा। और ये शिक्षा दिवस जो हो जाएगा 11 नवंबर हो जाएगा, जो अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है, इन्हीं का ना है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर जो है मनाया जाता है शिक्षा दिवस 11 नवंबर। और ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इस बार पूछा भी गया था, शिक्षा दिवस। अगला बताइएगा क्या हुआ, 11 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए विश्व पर्यटन दिवस बताइएगा 27 सितंबर हो जाएगा। विश्व शांति दिवस बता दीजिएगा, शांति दिवस 21 सितंबर, हाँ ठीक है, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। और ठीक है, और पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर। एक आपको बताए थे भारत पर्यटन दिवस बताए थे जनवरी में ही, 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अगला ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत दिवस जो हो जाएगा 16 सितंबर। और आरपीएफ का स्थापना दिवस कब हो जाएगा? 20 सितंबर हो जाएगा आरपीएफ का स्थापना दिवस। इसी के साथ साथ हिंदी दिवस बताइएगा 14 सितंबर हो जाएगा। अब 20 हिंदी दिवस बताइए, हिंदी दिवस 10 जनवरी 20 हिंदी दिवस। और हाँ, और यहाँ जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस आ जाएगा तो 14 सितंबर आ जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बताइएगा 8 सितंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। अगला बताइएगा इंजीनियर्स डे बताइएगा, अभियंता दिवस 15 सितंबर। 15 सितंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, ठीक है। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर हो जाएगा। एलबी शास्त्री का जन्म दिवस बताइए, जयंती बताइएगा 2 अक्टूबर हो जाएगा। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी बताइएगा 2 अक्टूबर ही हो जाएगा। बताइएगा विश्व प्रकृति दिवस बताइएगा 3 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर हो जाएगा। इसके साथ साथ बताइएगा विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर हो जाएगा, पशु कल्याण 4 अक्टूबर। और वायुसेना दिवस थोड़ा देर पहले ही बताए थे, 8 अक्टूबर बताए थे वायुसेना दिवस। और विश्व डाक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर हो जाएगा विश्व डाक दिवस, ठीक है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जयंती सभी लोग को पता होगा, 11 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती हो जाएगा, ठीक है, 11 अक्टूबर। अगला बताइएगा विश्व मानक दिवस बताइएगा 14 अक्टूबर हो जाएगा, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर हो जाएगा। कंजूस दिवस बताइएगा, मितव्ययिता दिवस जो बोलते हैं 30 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है।
और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। पुलिस स्मरण दिवस बताइएगा, पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर हो जाएगा। अगर बताइए विश्व सेवा दिवस बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस बताइएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस जिसे कानून दिवस बोलते हैं 26 नवंबर हो जाए। यही होता है क्या जानते सभी लोग रहते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस बोल दिए थोड़ा सा मन में आ गया कि क्या होगा, ठीक है। यही कानून दिवस बोले तुरंत आ गया कि 26 नवंबर होगा, ठीक है। क्यों 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर को ही मेरा संविधान को जो है बन के तैयार हुआ था, यानी अंगीकृत स्वीकृत अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए जो है ये कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है, ठीक है। संविधान निर्माण जो है ये संविधान दिवस के रूप में 2015 से मनाया जाता है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बताइए बाल दिवस कब बताइएगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस भी मनाया जाता है। और मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, मधुमेह दिवस भी। इसके साथ साथ जो है विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? 18। विश्व वयस्क पत्रकारिता दिवस 17 है, ठीक है। वयस्क दिवस 18 नवंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस तो जान गया 14 नवंबर, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर हो जाएगा। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस तो बताया अभी जस्ट बोले 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, एक पर्यावरण दिवस था 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 26। विश्व टेलीविजन दिवस बताइएगा, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बताइए विश्व एड्स दिवस बताइएगा 1 दिसंबर को, ठीक है। अगला बताइए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब? 3 दिसंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ नौसेना दिवस बताइएगा 4 दिसंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना का झंडा दिवस जो होता है 7 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बताइएगा सशस्त्र बलों का झंडा दिवस बोलते हैं वही है जो 7 दिसंबर होगा। अगर नागरिक सुरक्षा दिवस बताएगा 6 दिसंबर हो जाएगा। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। देखिए आगे पीछे करके नहीं कीजिएगा तो हमेशा गलती हो जाएगा। आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप सही बोलिएगा। अगला बताइएगा राष्ट्रीय दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर हो जाएगा। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस जो है ये 4 दिसंबर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस जो है 5 दिसंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस जो है 5 दिसंबर। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इसका स्थापना कब हुआ था मानवाधिकार आयोग का? 1993 में हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा विश्व पर्वत दिवस बताइएगा 11 दिसंबर हो जाएगा विश्व पर्वत दिवस। विश्व चाय दिवस बता दीजिएगा 15 दिसंबर हो जाएगा विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, ठीक है। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर है। एक और चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है शायद, ठीक है। 21 मई को मनाया जाता है चाय दिवस। और ये अभी है विश्व चाय दिवस 15 सितंबर को। गोवा मुक्ति दिवस बताइएगा 19 दिसंबर हो जाएगा गोवा मुक्ति दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर किसकी स्मृति में? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में, ठीक है। अगला बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी हो गया। रिजल्ट सुनाइए आप लोग। क्या कुछ लग रहा है कि जी हुआ है? बहुत हुआ। डेली इस तरह से अगर देखिए संभव नहीं है रोज आ पाना। आज ऐसा बैच में लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था टेस्ट, फ्री से बैठे हुए क्या करवा दे रहे हैं जाके, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, आप जाके यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ? हाँ उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है 15 मार्च।